तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी की ये सीरीज चल रही है क्लास 11th की और एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 1 एंड 2 पहले ही हो चुका है वीडियोस में, तो वो सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे सोसाइटी में हैं और अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग रोल मतलब वो मल्टीपल रोल्स भी प्ले करते हैं और अलग अलग रोल्स भी प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस की। एक्चुअल में ये पहले एक वीडियो बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो सेव नहीं हुआ या क्या हो गया पता नहीं, तो वो वीडियो पूरा बनाया और वो बर्बाद हो गया। तो अब ये दोबारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तभी ये दिख रहा है आपको सब लिखा हुआ स्क्रीन पे। तो हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात की जो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं और वो उनका होना सोसाइटी की नीड है। ठीक है, सोसाइटी को ज़रूरत है उनकी, इसलिए वो हैं। तो जैसे मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और माइक्रो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जैसे हमने पहले ही बात की हुई है कि जैसे फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो ये सारे हमारे क्या हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये हमें बताते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है और कैसे एज अ होल वो वर्क करती है। क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमने पहले भी बात की है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट तो नहीं बन जाता है। सेल्स पढ़े हैं हमने, सेल से फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, देन ऑर्गन से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसी तरीके से जो ये ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और फिर एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव या लिव कर पाता है और फिर वो फंक्शन कर पाता है। तो सेम एज वैसा ही सोसाइटी में होता है। तो सोसाइटी में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं यानी इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं या मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं और फिर जाके सोसाइटी एज अ होल वर्क कर पाती है। तो हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात की थी जैसे फैमिली, जिनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन और एजुकेशन। रिलीजन एजुकेशन की बात हम कर रहे थे। और फैमिली तो बेसिक इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, वन ऑफ ऑल ऑफ देम। और फिर इसके बाद हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर और कंटिन्यूस ऑपरेशन करते हों, और इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके रूल्स अलग अलग हैं, है ना। रूल्स अलग अलग हैं, कैसे ये वर्क करते हैं वो चीज़ें अलग अलग हैं, और फॉर्मल और इनफॉर्मल बिहेवियर रखते हैं। तो इन चीज़ों को समझेंगे तब हम जाके डिटेल में इन इंस्टीट्यूशंस को समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या सेम आइडियाज़ रखते हैं, तो नहीं। तो जब वो सेम आइडियाज़ नहीं रखते हैं तो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है सोसाइटी में। क्यों होता है, जैसे कि अगर हम बात करें जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म जो है वो इंस्टीट्यूशन है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियसली बात है। और इसमें रूल्स बहुत अलग अलग हैं और बहुत ज़्यादा रूल्स यहाँ पर रिग्रेसिव हैं, और मतलब रिग्रेसिव के साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और इन स्ट्रिक्टनेस की वजह से उनको वायलेट करने वाला बंदा जैनिज्म फिर नहीं हो सकता, जैन नहीं हो सकता, है ना। तो जैनिज्म कई फिलॉसफी ये बोलती है कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको उगाना नहीं चाहिए, फार्मिंग के अगेंस्ट हैं वो, है ना। क्योंकि वो समझते हैं कि एक छोटा से छोटा जो कण है इस धरती पे, उसमें भी जीवन है। तो अगर हम किसी कण को या किसी ये हम फार्मिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है धरती के नीचे वो हर्ट हो जाएंगे, वो मर सकते हैं। तो उन्हें वो फार्मिंग के अगेंस्ट है ना, वो फूड नहीं खाते, है ना। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन क्या सोसाइटी इससे वर्क करती है, नहीं कर रही है, क्योंकि क्रॉप्स तो उगाना ही पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी, आपको कैसे कैसे खाना खिला पाओगे, कैसे सरवाइव कर पाओगे, रख पाओगे, है ना, कैसे उनको जिंदा रख पाओगे, तो खाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अब जैनिज्म के काफ़ी सारे लोग कन्फ्लिक्ट में भी आए, मतलब काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी जैनिज्म को झेलने पड़ा। तो बस यही बोल रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कई रूल्स होते हैं। जैसे मंदिर है, अब कोई टेम्पल है तो टेम्पल में एक रूल है ना, कि आपको आना है तो चप्पल उतार के आना है, ये सारे रूल्स होते हैं। तो मतलब यही है, अलग अलग रूल्स होते हैं, हर जगह ऐसा नहीं होता है। चर्च में आप चप्पल स्लीपर्स उतार के नहीं जाते हो, तो अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, ये है। इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में हमारे जैसे फैमिली हो गया, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में फैमिली आ जाता है,
दूसरा हमारा क्या आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मल स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स आप पे अप्लाई नहीं हो रहे। फैमिली में आप कितने भी बजे आओ, है ना, और कैसी भी भाषा, मतलब कैसी भाषा तो ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आप प्यार से ही बोल सकते हो, इतना एक फॉर्मल रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरीके से तो नहीं बोलना होता है ना। एटलीस्ट रिलीजन में भी इतना कुछ खास स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, इतना इनफॉर्मल बिहेवियर होता है, इतना फॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे आपको ये नहीं बोला जा रहा है ना कि आप 4 बजे मंदिर आते हो तो आप 4 बजे नहीं आ सकते, है ना। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मंदिर जाते हो, आप कभी 6 बजे चले जाते हो, कभी 4 बजे चले जाते हो। ऐसे स्कूल जैसा तो नहीं है ना कि आपको 7 बजे स्कूल के अंदर एंट्री चाहिए तो आपको 7 बजे ही आना है, मतलब उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें नहीं है, तो ये इनफॉर्मल तरीके से चल जाता है। फंक्शनलिस्ट की बात हमने की थी, तो फंक्शनलिस्ट जो होते हैं वो लोग हैं, ये फंक्शनलिस्ट वो सोशोलॉजिस्ट हैं जो क्या करते हैं, सोसाइटी के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। अब वो फंक्शन सिंगुलर फंक्शन तो नहीं है, एक सिंगल फंक्शन तो नहीं होगा, मल्टीपल ऑर्गेन्स हैं, जैसे हमने बात की थी। जैसे दरखाइन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को समझा है, क्योंकि दरखाइन एक फंक्शनलिस्ट हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लो। दरखाइन के बारे में हमने बहुत डिटेलिंग में बात की है और हमने उनके एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, और वो किस तरीके के थिंकर हैं वो भी हमने बात की है। तो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है और उन रोल्स को फंक्शंस बोलते हैं, और उन फंक्शंस को स्टडी करते हैं वो लोग, तो इसलिए उनको फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। तो फंक्शनलिस्ट ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और मतलब ऑर्गन्स मतलब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, और उसकी वजह से सोसाइटी एज अ होल वर्क कर पाती है। ऐसे नॉर्म्स और बिलीव होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स सेट है सोसाइटी का। सोशल इंस्टीट्यूशन एक कॉम्प्लेक्स सेट है जो कि नॉर्म्स और बिलीफ, वैल्यूज और रोल और रिलेशनशिप होता है जिनके बीच में, और वो नीड है सोसाइटी की, जैसे हम लोग जान चुके हैं, बात कर चुके हैं। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। जैसे इनफॉर्मल में हमारे फैमिली और रिलीजन आता है, बात कर चुके हैं। कन्फ्लिक्ट व्यू ये है कि इंडिविजुअल्स यहाँ पे इक्वली प्लेस्ड नहीं है। अब नॉर्मल सी बात है, फैमिली में किसी फैमिली में है कि जो बॉयज़ हैं वो किसी भी टाइम पे आ सकते हैं रात को, मतलब ऐसा कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गर्ल्स को रेस्ट्रिक्शन है कि आपको 8 बजे के अंदर आ ही जाना है। तो ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पे अराइज होता है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है, अनइक्वल है, मैन वुमेन अनइक्वल, अनइक्वल तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है ना, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाती है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाती है। डोमिनेंट सोशल सेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के बेसिस पे नहीं है, यहाँ पे और भी चीज़ें आती हैं, जैसे क्लास, कास्ट, ट्राइब और जेंडर। जैसे हमने क्लास की बात करी थी, तो हमने क्लास की बात की थी जब, तो हमने देखा था कि 2 तरीके की क्लास होती है, अपर क्लास और लोअर क्लास, है ना। यहाँ पे अब ये क्लास रिच इकोनॉमिक बेसिस पे भी हो सकती है, जैसे अपर क्लास जो वो हो सकती है जो रिच हो, और लोअर क्लास में वो हो सकती है जो पुअर हो, है ना। मैक्स वेबर तो क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो क्लास को एक बोलते हैं कि वर्किंग बर्जियोजी है, फिर नॉन वर्किंग है, फिर प्रोलेटेरिएट है, और फिर एकदम से लोअर जो पुअर है वो है ना। तो इस तरीके से वो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सेम कास्ट भी डिवाइडेड है, कास्ट के भी 2 हिस्से हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट अगर देखा जाए तो, और नहीं तो अगर वर्णाश्रम सिस्टम से चलें तो 4 कास्ट हमें दिखने को मिलती हैं। ट्राइब में हमें, ट्राइब को ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन रीजनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया गया है कि यहाँ पे गारो रहते हैं, यहाँ खासी हैं, यहाँ पे जैंतियाँ हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, ठीक है। और फिर नीचे अगर देखा जाए तो गोंड, और मतलब सेंट्रल पार्ट्स में देखा जाए तो गोंड और भील पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारे ट्राइब्स हैं, तो उनको लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो सेग्रीगेट किया हुआ है, लेकिन ट्राइबल को एज अ होल ग्रुप देखा जाता है, सिंगल ग्रुप की तरह नहीं देखा जाता है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स की तरह नहीं देखा जाता है, एज अ होल ग्रुप देखा जाता है। फिर जेंडर की बात करें तो जेंडर में डोमिनेंट हमारे मेल और फीमेल हैं, फिर ट्रांसजेंडर भी आता है, और बाकी सारे भी आते हैं, लेस्बियन और ये सारे लोग, है ना। तो ये भी है, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन हमने सोसाइटी में देखने को मिलता है। और ये देखा जाए तो अगर हम बोले कि डोमिनेंट पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नज़र आते हैं, बट नहीं, ये डोमिनेंट है, क्लास, कास्ट, ट्राइब और जेंडर, क्योंकि ज़्यादातर यही देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी सोसाइटीज़ है वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देती है इंडिविजुअल्स को। अब इस बेसिस पे क्या होता है, इस बेसिस पे क्या होता है, इस बेसिस पे इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी में। अगर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है तो डिफरेंट सोसाइटीज़ में, तो अनइक्वल सोसाइटी हो जाएगी, इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं फैमिली, मैरिज और किनशिप की। तो फैमिली जो है वो तो हमें पता ही है कि हमारा एक सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। मैरिज यानी जो शादी वाला इंस्टीट्यूशन है,
जिससे कि फैमिली बनती है, उसकी बात करेंगे। किनशिप यानी ब्लड रिलेशनशिप्स। ब्लड रिलेशनशिप्स की बात करें तो कजिन्स, है ना, ब्रदर सिस्टर, मैटरनल, और ये सब ब्लड रिलेशनशिप है ना। तो ये तो फैमिली के जैसा जो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो फैमिली के इतना नेचुरल हो, है ना, क्योंकि फैमिली सबसे ज़्यादा नेचुरल है। और अगर हम देखें सारी फैमिलीज एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन सारी फैमिलीज में एक चीज़ तो होती है कि कुछ लोग होते हैं और वो कुछ एक रिलेशन रखते हैं आपस में एक दूसरे से, है ना। कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई मतलब मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, कोई दादा दादी हैं, नानी नाना है, ये सारी फैमिली तो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये अनचेंजिंग है, यूनिवर्सल भी है और अनचेंजिंग है, ऐसा ही रहने वाला है आगे आने वाली पीढ़ियों तक, ठीक है। फील्ड रिसर्च के बाद अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि फैमिली, मैरिज और किनशिप जो है ये सारी सोसाइटीज़ में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, कैरेक्टर्स डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पे चाचा चाची बोला जा रहा है, वहाँ पे अंकल आंट बोला जा रहा है, मतलब बोल सब अलग अलग रहे हैं, कुछ और बोला जा रहा है। देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट स्फीयर रखते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशनल में। अब कोई फैमिली है तो सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन, सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फैमिली है। क्यों? क्योंकि वो हर तरीके का रोल प्ले कर रही है। क्या रोल प्ले कर रही है फैमिली जो है वो इकोनॉमिक बेसिस पे। अब सबसे पहले हम अपनी मम्मी को देखते हैं ना कि मम्मी मेरी कैसे खर्चा कर रही है घर में, कहाँ पे पैसे बचा रही हैं, कहाँ पे खर्चा किया जा रहा है, कैसे सेविंग्स की जाती हैं घर पे। ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, सेविंग, एक्सपेंडिचर, इनकम, ये सारी चीज़ें वो हम सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं। ABCD हमने शुरू कहाँ से की थी? घर पे, फैमिली से शुरू करी थी। बच्चे को सबसे पहले जब वो मंदिर जाता है उसको बोला जाता है बेटा हाथ जोड़ के खड़े हो, भगवान जी हैं, है ना, जय करो, ये सारी चीज़ें तो ये फैमिली में सिखाया जाता है। और ये फैमिली में सिखाया जाता है, इसका मतलब ये है कि फैमिली मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा है, सिर्फ एजुकेशन नहीं, सिर्फ कल्चरल नहीं, इकोनॉमिक बेसिस पे भी, पॉलिटिकल, इसलिए कि यहाँ पे देखा जाता है कि हाँ सबसे सबसे हेड कौन है फैमिली का, उसके डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लोग उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, है ना। मतलब हमारे फैमिली के जो भी लोग हैं, अगर दादाजी हैं फैमिली में तो दादाजी क्या डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कैसे डिसीजंस ले रहे हैं और लोग उनको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं, वो चीज़ें समझ में आती हैं। सही गलत की समझ फैमिली से ही समझ में आती है। स्कूल तो नहीं सिखा रहा ना ये आपको, स्कूल तो मॉरल चीज़ें सिखाता ही है, बट बेसिक बेसिक चीज़ें तो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। तो फैमिली डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है। फिर हम सबसे पहले चले जाएँ जो हमने पढ़ा है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। ये मूवी के एक्टर की तरह नहीं है जिसको सिर्फ एक स्पेसिफिक रोल ही प्ले करना है। विलन का है तो विलन ही रोल प्ले करेगा, और अगर हीरो बना है तो वो हीरो का ही रोल प्ले करेगा। बट फैमिली, इंस्टीट्यूशंस और ये सारी चीज़ें मल्टीपल रोल्स प्ले करती हैं। ये एजुकेशन भी देंगी, ये भी सारी चीज़ें करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो बुद्धिज़्म टाइम पे, जब बुद्धिज़्म बहुत अपने पीक पे था भारत में, तो हमने देखा था स्तूपास बनवाए थे अशोका ने। तो अशोका ने सबसे पहले स्तूपा जो बनवाया था, सांची स्तूपा, वो सारनाथ में है। वहाँ पे एजुकेशन भी होती थी, वहाँ पे पढ़ाया भी जाता था, वहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स भी थे, बुद्धा की जो अस्थियाँ थी वो भी प्लेस की जाए। वो एक्चुअली जो स्तूपास थे वो बुद्धा के रेलिक्स पे ही बनाया जाता था, वहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते थे और वहाँ पे पूजा की जाती थी। तो इस तरीके से बुद्धा के रेलिक्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे दे दिया गया, छोटे थोड़ा थोड़ा रेलिक्स को दे दिया गया, और फिर वहाँ पे पूजा होती थी। वहाँ पे लोग जाते थे, मेडिटेशन करते थे, बैठते थे, और फिर इन टीचिंग्स को लेते थे, बुद्धा की टीचिंग्स को समझते थे, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे सिर्फ यही सब नहीं होता था, रिलीजियस ही पर्पज से नहीं था वो, वहाँ पे वो पढ़ाई भी करते थे। वहाँ पे तो ऐसा हमने कहाँ पे देखने को मिला है, ऐसा हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में देखने को मिला है। बुद्धिज़्म का सबसे पीक पे जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा, फाहीन यहाँ पे पढ़ने आया था, हुइनसांग यहाँ पे पढ़ने आया था, है ना। तो ये लोग वहाँ पे पढ़ने आए थे, यूनिवर्सिटी थी, साथ में ट्रेड होता था, साथ में रिलीजियस आइडियाज़ दिए जाते थे, रिलीजियस टीचिंग्स होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये भी है। सदर्न इंडिया की अगर हम बात करें, सदर्न इंडिया के जितने भी टेम्पल्स थे वो मल्टीपल रोल्स प्ले करते थे। वो एजुकेट करते थे, वो बैंकिंग करते थे, बैंक वाला सिस्टम भी था वहाँ पे, ट्रेडिंग भी होती थी वहाँ से, फिर वहाँ पे पूजा भी होती थी। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल रोल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। ये फिल्म की तरह नहीं है कि एक्टर है तो वो एक ही रोल प्ले करेगा, उसको एक ही रोल दिया गया है, नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से समझनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो
जो फंक्शनलिस्ट हैं, फंक्शनलिस्ट वाइज जिनकी हम बात कर चुके हैं, तो फंक्शनलिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं वो ये देखती हैं कि जो विमेन है वो फैमिली को देखेगी और मेन जो है वो काम करके आएगा और फैमिली को मतलब फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करेगा, खाना ये सारी चीज़ें जो भी है पैसे कमा के लाएगा। और जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो ऐसे ही बनी। तो अगर देखा जाए तो हमने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे बात की थी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जॉइंट फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, क्योंकि मेन जो है वो ब्रेड विनर था तो वो कमाने चला गया, अपनी फैमिली अपने बीवी बच्चों को लेके चला गया, बस ये जॉइंट फैमिली जहाँ पे होती थी वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई। लोग गांवों से शहर चले गए, पूरे परिवार को तो नहीं उठा के ले गए, है ना। बट वो फंक्शनलिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कोई जनरलाइज्ड पैटर्न देखने को नहीं मिला है, जैसे इंडियन सोसाइटी में ऐसा हर घर में नहीं देखने को मिला है। हुआ है ऐसा, लेकिन जनरल नहीं बोल सकते कि जनरल पर्पज से हुआ ही हुआ है ना। तो ये जनरलाइज्ड नहीं है, उन्होंने बोला कि एक सोसाइटी में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जनरलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली को एक इसलिए मतलब बढ़ावा दिया गया क्योंकि ये जो है ना ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा वो फेवर कर रही थी, न्यूक्लियर सोसाइटी, क्योंकि पूरे परिवार को ले जाना, फिर आप उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, इतने लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, आपको परिवार के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सबके खिलाफ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ रहा था, तो फैमिली का इतना ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा था, है ना, ये चीज़ है। तो यहीं पे देखने को मिलता है कि जो हस्बैंड है वो ब्रेड विनर है, इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है ब्रेड विनर की तरह, और वाइफ जो है वो फैमिली को देखती है, इमोशनल रोल प्ले करती है, डोमेस्टिक सेटिंग्स करती है। लेकिन गिड्डेंस जो है हमारे एंथनी गिड्डेंस, ये इस चीज़ को नकारते हैं और बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रिसर्च पे ऐसा सिर्फ मानते हैं लोग, लेकिन रिसर्च करो, एम्पेरिकल स्टडीज़ यानी रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ तो हमें ये बताती हैं कि ये सच नहीं है, ये अनट्रू है, ये सच नहीं है। क्यों नहीं सच है? क्योंकि ऐसा भी देखने को मिला कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे बात भी की थी कि विमेन अपने अधिकारों की बात कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो भी काम करने जा रही हैं, वो भी काम करने जा रही है, वो भी इंडस्ट्रीज में लंबे लंबे समय तक काम कर रही है, बच्चे तक काम कर रहे हैं। तो फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि विमेन घर को देख रही है ना। तो ये जनरलाइज नहीं है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए और ये क्वेश्चन वाला एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि इसको क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ये सच नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सच अ सेपरेशन ऑल्सो सजेस्ट दैट मेन आर नेसेसरली द हेड्स ऑफ हाउस होल्ड। हाँ, लेकिन ये चीज़ बताई जा सकती है कि जो मेन है वो ज़रूर से ज़रूर वो हेड होगा हाउस होल्ड का, किसी घर का वो हेड होगा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेन ही कमा रहा है, विमेन भी कमा रही हैं, और मॉडर्न सोसाइटीज़ में तो हम ये देखते ही हैं। फिर हम बात करेंगे वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स की, फिर हम मैरिज की बात करेंगे, फिर हम फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे हमें देखने को समझ में आ रहा है कि हाँ, फीमेल जो है वो हेड कर रही है किसी हाउस होल्ड को, ठीक है, कैसी सोसाइटीज़ हैं वो। अभी पीछे से काफ़ी शोर हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सपोर्ट करो प्लीज़। ओके, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं, जाके देख लो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग।